हेलो बच्चों, वेलकम टू जेपी वर्ल्ड एजुकेशन। आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 12 के फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन जिसका नाम है वैद्युत तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग समझेंगे और उसकी बारीकियों के बारे में पढ़ेंगे। और यह चैप्टर कक्षा 12 की दृष्टि से, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके बारे में समझने के लिए हम लोग इस सेशन को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में देखते हैं वैद्युत तथा वैद्युत क्षेत्र क्या है, उसके महत्व क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, सिद्धांत क्या है, कैसे काम करता है और उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र ये कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित यह वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। देखते हैं तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में स्थिर वैद्युति, सबसे पहले वैद्युत आवेश क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कपड़ों में चिंगारी, जैसे शुष्क मौसम में सिंथेटिक कपड़ों या स्वेटर को उतारते समय चिंगारी का दिखना या कड़कड़ाहट की आवाज सुनना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब गर्मी के दिन में हम लोग अपना स्वेटर निकालते हैं तो उसमें कुछ आवाजें, स्पार्कल टाइप की आवाजें आती हैं, या फिर किसी सूखे हुए कपड़े को बाल में रगड़ते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा स्पार्किंग आता है। ऐसा आप लोग दैनिक जीवन में देखे हैं। आगे देखते हैं कि आकाशीय बिजली, जैसे बादलों के बीच घर्षण से अत्यधिक आवेश का इकट्ठा होना और बिजली का कड़कना। जैसे कि बादल जब एक दूसरे पे घर्षण करते हैं तो उनके बीच अत्यधिक आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और ये जो आवेश उत्पन्न होते हैं इनके वजह से ही बिजली कड़कने का कार्य होता है। तो अगला पॉइंट में देखते हैं कि अचानक झटका, जैसे कार का दरवाजा खोलने या बस की लोहे की छड़ को छूने पर लगने वाला हल्का झटका। जैसे कि जब कार का दरवाजा खोलते हैं या बस की लोहे की छड़ को छूने पर लगने वाला हल्का झटका, ये सभी घटनाएं जो है आवेश, वैद्युत आवेश के ही वजह से होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग किसी सूखी लकड़ी को किसी रोएदार त्वचा से रगड़ते हैं तो वह छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पैदा हो जाता है, जिससे कहा जाता है कि उस लकड़ी या उस पेन या उस वस्तु में आवेश ग्रहण कर लेने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिसके वजह से वो अन्य चीजों को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती है। ये जितनी भी घटनाएं आप लोग देख रहे हैं, ये सब की सब हम लोग वैद्युत आवेश के वजह से ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले स्लाइड से देखते हैं। जैसा कि स्थिर विद्युतिकी क्या है, स्थिर विद्युतिकी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझने के लिए सबसे पहले स्टैटिक मतलब होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। व्हाट इज स्टैटिक, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में समझेंगे। तो वह सब कुछ जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है या गतिहीन रहता है, उसे स्थिर कहते हैं, इंग्लिश में स्टैटिक कहते हैं। मतलब आप सब जानते हैं कि जब कोई भी चीज समय के साथ अपना जगह नहीं बदलती है, अपने स्थान पर विद्यमान रहती है, तो उस वस्तु को उसे स्थित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्थिर अवस्था में।
उस स्थिति को स्थिर अवस्था में कहते हैं। इंग्लिश में उसको हम लोग स्टैटिक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे तब स्थिर विद्युत की क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो ध्यान से देखेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाले बलों, क्षेत्रों तथा विभव का अध्ययन करते हैं, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है। मतलब कि यह भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाले बल, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव का अध्ययन करते हैं। इसे ही हम लोग स्थिर विद्युत की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब कि विद्युत की होता है, स्टैटिक्स का मतलब कि स्थिर होता है। मतलब कि स्थिर विद्युत की के बारे में, जब कोई आवेश अपनी जगह पर स्थिर रहता है तो उसके स्थिर रहने के कारण उत्पन्न वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही इसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग देखते हैं स्थिर विद्युत की क्या है। ध्यान से देखेंगे अभी रुकिए, देखते हैं कहां से मिस्टेक हो गया। चलिए, तो विद्युत आवेश, अगला स्लाइड है विद्युत आवेश का। जैसे कि आवेश की प्रकृति, इतिहास और इसके प्रकार। जैसे आवेश क्या है, इसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, गुणधर्म क्या है और इसके प्रकार क्या है, उनके बीच का गुणधर्म क्या है, इसके बारे में हम लोग इस स्लाइड से देखेंगे। तो अगले स्लाइड से कि यह है कि विद्युत आवेश की अवधारणा। विद्युत आवेश की अवधारणा, आखिर विद्युत आवेश है क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, विद्युत आवेश क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि आवेश क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे कि आवेश क्या है। तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। मतलब किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुणधर्म, इस दुनिया के किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुणधर्म जिसके वजह से, जिसके कारण से वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों का अनुभव करता है या विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उस गुणधर्म को ही हम लोग आवेश के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार देखते हैं कि आवेश क्या है, व्हाट इज चार्जेस। तो विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुणधर्म होता है जिसके कारण से वह पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को अनुभव करता है। इसी गुणधर्म को हम लोग आवेश के नाम से जानते हैं। जैसा कि ऐतिहासिक रूप से यूनानियों ने पाया कि जब एम्बर को ऊन से रगड़ा जाता है तो यह हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। यह यूनान के लोगों ने देखा कि अंबर नामक पदार्थ को जब किसी रोएदार त्वचा से या किसी ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो वह हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करने लगता है। जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, इस पेन को अगर मैं किसी रोएदार त्वचा से रगड़ता हूं, किसी फर वाले त्वचा से रगड़ता हूं या अपने बाल में इसको रगड़ता हूं और इसी पेन के पास कागज के छोटे छोटे टुकड़े को लेकर आता हूं तो यह उनको आकर्षित करने का काम करने लगेगा। मतलब कि इस पेन में छोटे छोटे हल्के हल्के कणों को, वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाएगा। इस गुणधर्म को ही हम लोग आवेश कहते हैं।
और जब किसी भी वस्तु के साथ ऐसा किया जाता है तो कहा जाता है कि वह वस्तु आवेशित हो गई है, चार्ज्ड हो गई है। ठीक दोस्तों, तो चलिए ये था आवेश की परिभाषा। अगले स्लाइड से देखते हैं। जैसे आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार क्या क्या हैं? तो सबसे पहले आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। जैसे कि जो धनावेश होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है ऋणावेश निगेटिव चार्ज। और उसके बाद आवेशों के बीच का गुणधर्म है, जैसे आवेश का आकर्षण प्रतिकर्षण। तो सबसे पहले तो आप समझ गए हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। आवेशों का अपना कुछ गुणधर्म भी होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो धनावेश होता है, धनावेश और धनावेश, ये दोनों धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का कार्य करते हैं। यह आवेशों के बीच का गुणधर्म है। आवेशों के बीच का गुणधर्म क्या है कि जो दोनों धनावेश होते हैं, यह समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सन करते हैं, अर्थात एक दूसरे से दूर भागने का काम करते हैं। इसे कहा जाता है आवेशों का प्रतिकर्षण। लेकिन जब विपरीत आवेश, मतलब कि एक आवेश धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, जब विपरीत आवेश एक दूसरे के संपर्क में आता है तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करने का काम करते हैं। इसे आवेशों का गुणधर्म कहा जाता है। तो ये धनात्मक आवेश है और ये ऋणात्मक आवेश है। ये एक दूसरे के पास आएंगे, ये एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे को आकर्षित करने का काम करेंगे। जबकि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, मतलब अर्थात जैसे कि ये निगेटिव आवेश और ये भी निगेटिव आवेश, ये दोनों आवेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। यह केवल आवेशों का ही गुणधर्म नहीं है, इस ब्रह्मांड का नियम। समान प्रकार या समान प्रकृति के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को से दूर भागेंगे। जबकि विपरीत प्रकृति के जो वस्तुएं होती हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, या विपरीत प्रकृति, विपरीत गुणधर्म के जो वस्तुएं होती हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जबकि समान प्रकृति के जो वस्तुएं होती हैं वह एक दूसरे से दूर भागने का काम करती हैं। तो इसे ही कहा जाता है आवेशों का गुणधर्म, जो कि आप यहां से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि धनावेश और धनावेश एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, जबकि धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये होता है आवेशों का गुणधर्म। अगले स्लाइड से देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगले आवेशों के प्रकार हो गया है चालक तथा विद्युत रोधी। जैसा कि आप सभी अब तक आवेशों के बारे में पढ़ा, आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ा, आवेशों का गुणधर्म क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। एक बार एक सांस में रिवाइज कर सकते हैं कि आवेश क्या है। तो किसी भी वस्तु का वह गुणधर्म जिसके वजह से वह वस्तु विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या उसको अनुभव करता है, उस गुणधर्म को हम लोग आवेश कहते हैं। और आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। और अभी आप समझे हैं कि आवेशों का जो गुणधर्म होता है यह समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब कि एक दूसरे से दूर भागने का काम करते हैं। जबकि विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं एक दूसरे के पास आने का काम करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
यह आवेशों में ही नहीं, इस दुनिया, इस संसार का नियम है, इस प्रकृति का नियम है कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वह एक दूसरे से दूर भागने का काम करते हैं, और जबकि विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं या वस्तुएं होती हैं वो एक दूसरे के पास आने का काम करती हैं। तो इस स्लाइड से हम लोग देखते हैं कि चालक तथा विद्युत रोधी क्या है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझेंगे। चालक तथा विद्युत रोधी क्या है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चालक, ये चालक क्या है? कंडक्टर्स, जिसे हम लोग कंडक्टर के नाम से जानते हैं, चालक। तो देखिए, वे पदार्थ जो अपने भीतर से विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, इनमें प्रचुर मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें चालक कहा जाता है। मतलब कि चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से, अपने भीतर से आवेशों के प्रवाह को आसानी से होने देते हैं, उन्हें चालक कहा जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी कंडक्टर में या किसी भी चालक में आवेशों का प्रवाह होता क्यों है? तो यहां पे एक लाइन में लिख रखा है, इनमें प्रचुर मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। किसी भी चालक में केवल एक ही वजह से इलेक्ट्रॉनों, आवेशों का प्रवाह होता है, वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके वजह से आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है, और जिन वस्तुओं में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है, उन्हें हम लोग चालक के नाम से, यानी कंडक्टर्स के नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए अगला पॉइंट यह है कि विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर्स क्या है? इंसुलेटर्स, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि वे पदार्थ जो अपने भीतर आवेशों के प्रवाह को रोकते हैं, वे पदार्थ जो अपने भीतर आवेशों के प्रवाह को रोकते हैं और अवरोध उत्पन्न करते हैं, उन्हें विद्युत रोधी अर्थात इंसुलेटर कहा जाता है। मतलब कि इंसुलेटर ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर होने वाले आवेश प्रवाह का विरोध करते हैं और उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग विद्युत रोधी या इंसुलेटर कहते हैं। और एक स्पष्ट बात यह भी कि ऐसा विद्युत रोधी करते क्यों है? ऐसा क्यों करते हैं जबकि वहीं पे चालक जो है आसानी से आवेशों के प्रवाह को होने दे रहा है, जबकि विद्युत रोधी इंसुलेटर्स उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं? ऐसा क्या है? इन दोनों के बीच में कुछ अंतर है तभी तो ध्यान दीजिएगा, जो चालक होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त रूप में होती है। ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके कारण से आवेशों का प्रवाह आसानी से इनमें होता है, जबकि विद्युत रोधी जो होते हैं, जो इंसुलेटर्स होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 9 के बराबर होती है, बिल्कुल नगण्य होती है, जिसके वजह से विद्युत रोधी में आवेशों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होने लगता है। आप सीधा सीधा ऐसा कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही वो वाहक हैं जो आवेशों के प्रवाह को होने देते हैं, या आवेशों के प्रवाह का होने का मुख्य कारण यही है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिन वस्तुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होती हैं, उन्हें उसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है, और जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में न होती हैं, उनमें विद्युत आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। जैसा कि आप सिल्वर, जो चांदी होता है, उसमें सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसके वजह से विद्युत धारा का जो सबसे अच्छा सुचालक माना गया है वह चांदी है, क्योंकि चांदी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है। और एक बात और कंसेप्ट वाली है कि जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन जितनी मात्रा में होती है, उसकी चमक भी, उसकी ब्रिलियंसी भी उतनी ही होती है। मतलब अगर कोई धातु या कोई कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें चमक भी उत्पन्न होती है, और उन्हीं के वजह से उनमें आसानी से विद्युत आवेशों का प्रवाह होता है, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह होता है।
तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन मतलब कि चार्जिंग बाय इंडक्शंस। प्रेरण द्वारा आवेशन मतलब कि प्रेरित होकर। अगर कोई आवेशित वस्तु है और कोई अनावेशित वस्तु है, तो आवेशित वस्तु को जब अनावेशित वस्तु के संपर्क में लेकर हम लोग जाते हैं, तो अनावेशित वस्तु जो होती है वह प्रेरित होकर, आवेशित वस्तु से प्रेरित होकर खुद भी आवेशित हो जाती है। इसे ही हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बिना संपर्क के आवेशन, किसी उदासीन पिंड को किसी आवेशित वस्तु के भौतिक संपर्क में लाए बिना आवेशन की प्रक्रिया। मतलब कि यहाँ पे जो पॉइंट लिख रखा है, बिना संपर्क के आवेशन, मतलब कि बिना संपर्क में गए, बिना संपर्क में गए आवेशन, आवेशन का कार्य होना। मतलब कि जरूरी नहीं है कि प्रेरण द्वारा जो आवेशन होता है वह संपर्क पर ही हो, बिना संपर्क के भी जो अनावेशित वस्तु होती है वह प्रेरित होकर के आवेशित हो जाती है। इसी पॉइंट को यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कि बिना संपर्क के आवेशन, किसी उदासीन पिंड को किसी आवेशित वस्तु के भौतिक संपर्क में लाए बिना आवेशन करने की प्रक्रिया। आगे हम लोग देखते हैं कि ध्रुवीकरण क्या है। तो जब पास में कोई आवेशित छड़ लाई जाती है, तो उदासीन गोले के भीतर एक आवेश पुनर्गठित हो जाती हैं। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि जब पास में कोई आवेशित छड़ लाई जाती है, जैसे कि कोई गोला है, गोले के पास उसके नजदीक जब किसी आवेशित छड़ को हम लोग लेकर आते हैं, तो गोले के भीतर आवेशों का पुनर्गठन होने लगता है, रीअरेंजमेंट होने लगता है। और अगले पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि भू संपर्कन क्या है। जैसे कि गोले के एक छोर को पृथ्वी से जोड़ने पर अवांछित आवेश प्रवाहित हो जाते हैं, जिससे गोला अस्थायी रूप से आवेशित हो जाता है। जैसे गोले के छोर को पृथ्वी से जोड़ने पर, कोई गोला है, कोई धातु का गोला है, उसको एक छोर को पृथ्वी से जब हम लोग जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पृथ्वी से जोड़ने पर अवांछित आवेशित प्रवाहित हो जाता है, जिससे गोला अस्थायी रूप से आवेशित हो जाता है। जैसे कि अवांछित जो आवेश होते हैं वह प्रवाहित होने का काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो गोला होता है वह पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले स्लाइड से हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश के मूल गुण। आवेश के मूल गुण क्या है, आवेशों के व्यवहार और वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है। अभी तक हम लोग आवेश के बारे में पढ़े, आवेश के प्रकार पढ़े, आवेश की प्रकृति पढ़े, आवेश कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में पढ़े, और चालक के बारे में पढ़े, और इंसुलेटर विद्युत रोधी के बारे में पढ़े। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आवेश के मूल गुण, आवेशों के व्यवहार और वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में हम लोग इस स्लाइड से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आवेश के 3 मूल गुणधर्म होते हैं। आवेश के 3 मूल गुणधर्म होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले योज्यता, एडिटिविटी, एडिटिविटी के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे कि आवेशों के 3 मूल गुणधर्म है, उसमें पहला है एडिटिविटी, मतलब योज्यता। योज्यता का गुणधर्म क्या है इसके बारे में समझते हैं। जैसे किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न भागों पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह योज्यता का गुणधर्म है। मतलब कि कोई वस्तु है,
किसी भी वस्तु का जो संपूर्ण आवेश है, किसी भी वस्तु का जो संपूर्ण आवेश है, उस वस्तु के हर एक भाग में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। जैसे सपोज दैट ये कोई गोला है, इसमें आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और इस पूरे गोले का जो आवेश है वो Q है। तो योज्यता का नियम ये कहता है, योज्यता गुणधर्म ये कहता है कि जो ये पूरे गोले का जो आवेश है, इसके सभी भागों के आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। मतलब कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। इसी को हम लोग योज्यता या एडिटिविटी कहते हैं। यह आवेश का एक मूल गुणधर्म है। अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि संरक्षण यानी कंजर्वेशन क्या होता है। तो कंजर्वेशन के बारे में आप लोग स्पष्ट समझेंगे कि किसी पृथक्कृत निकाय, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी वस्तु का, किसी भी निकाय का जो आवेश होता है वह सदैव संरक्षित रहता है। मतलब किसी वस्तु में आवेशों की संख्या न तो कम कर सकते हैं न अधिक कर सकते हैं, आवेशों को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। अर्थात किसी वस्तु के निकाय में, किसी निकाय में जितने आवेश हैं वह उतने सदैव आवेश उतने संरक्षित रहेंगे। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कहा जाता है, आवेशों के संरक्षण का नियम, जो कि हमेशा आवेश संरक्षित रहते हैं। किसी भी वस्तु में आवेशों को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। इसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम, जो कि दूसरा गुण है किसका? आवेश का। अब पहला गुण क्या था? योज्यता, एडिटिविटी कहते हैं उसको, और दूसरा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तीसरा देखते हैं कि क्वांटीकरण क्या है, क्वांटिजेशन क्या है। तो प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाने वाले सभी आवेश सदैव एक न्यूनतम मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज होते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि प्रकृति में जितने भी मुक्त रूप से मूल आवेश पाए जाते हैं वह सदैव एक मूल इकाई इलेक्ट्रॉन, मूल इकाई जो है या मूल इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पूर्ण गुणज होता है। इसी को हम लोग क्वांटीकरण कहते हैं। इसको फिर से स्पष्ट से समझेंगे कि प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाने वाले सभी आवेश, प्रकृति में जितने भी आवेश मुक्त रूप से पाए जाते हैं वे सभी के सभी एक न्यूनतम मूल इकाई यानी कि मूल इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जो मूल इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के मल्टीप्लाई करके करके आवेशों का निर्माण हुआ होता है। तो यह जो तीसरा गुण है यह है क्वांटीकरण का, ये क्वांटीकरण का। तो आप लोग अभी देखे हैं स्पष्ट रूप से कि आवेश के तीन मूल गुण धर्म है। पहला है योज्यता, एडिटिविटी, दूसरा है संरक्षण यानी कंजर्वेशन, और तीसरा है क्वांटाइजेशन, जिसे हम लोग क्वांटीकरण के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हुए देखते हैं। अगला पॉइंट पे ये है हाँ, तो अब यहां पे हम लोग देखेंगे बीजगणितीय योग, आवेशों का बीजगणितीय योग। जैसा कि यहां पे देखें एक गुण है इसका बीजगणितीय योग, ये आवेशों का बीजगणितीय योग है, इसका एक गुणधर्म है। जैसे कि आवेश एक अदिश राशि है इसलिए इसे सीधे जोड़ा जा सकता है चिन्हों का ध्यान में रखकर।
जैसे सीधी सीधी हम बात समझा दे रहे हैं कि अभी आप लोग योज्यता के नियम में पढ़े हैं कि जो आवेश होते हैं किसी भी वस्तु या किसी भी निकाय का जो संपूर्ण आवेश होता है उसके सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो इसको सीधा सा ये मतलब है कि किसी भी आवेश, किसी भी वस्तु के आवेश को हम लोग बीजगणितीय योग के माध्यम से आसानी से दर्शा सकते हैं। मतलब कि किसी आवेश में अगर Q आवेश है तो उसके प्रत्येक आवेश के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ये आवेशों को आसानी से हम बीजगणितीय योगफल के माध्यम से जोड़ करके उस संपूर्ण निकाय के आवेश को हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अगला पॉइंट में देखते हैं कि संरक्षण का उदाहरण, जैसा कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो जितना धनावेश छड़ पर आता है, जितना धनावेश छड़ पर आता है उतना ही ऋणावेश रेशम पर आ जाता है, कुल आवेश शून्य रहता है। मतलब यहां पर हम लोग संरक्षण का उदाहरण देख सकते हैं। अभी हम लोग इसके पहले मैं आप लोग को समझाया हूं आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अभी आप लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस समझे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का उदाहरण आप देख सकते हैं और इसमें हम लोग समझे हैं कि आवेशों को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भी वस्तु, किसी भी निकाय के संपूर्ण आवेश सदैव संरक्षित रहते हैं। तो आवेश का उदाहरण क्या है, आवेश के संरक्षण का उदाहरण क्या है? तो जब किसी वस्तु को किसी रोएदार त्वचा से या किसी रेशमी कपड़ा से रगड़ा जाता है तो वस्तु पर जितना धनावेश स्थानांतरित होते हैं उतनी ही मात्रा में ऋणावेश उस कपड़े पर या रोएदार त्वचा पर ऋणावेश स्थानांतरित हो जाते हैं। मतलब जब किसी लोहे या कांच के छड़ को किसी रोएदार त्वचा या किसी रेशम के कपड़े पर हम लोग रगड़ते हैं तो कांच का छड़ जितना धनावेशित होता है उतना ही जो रेशम का कपड़ा या रोएदार त्वचा है उतना ही ऋणावेशित होती है। इसे ही हम लोग कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम, जो कि इसके पिछले वाले स्लाइड में हम लोग बहुत ही स्पष्ट रूप से समझे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं अगले पॉइंट पर क्या है। तो अगला पॉइंट यह है कि आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। तो सबसे पहले आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार किसी पिंड का कुल आवेश निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अभी मैं आप लोग को बताया हूं कि प्रकृति में जितने भी मुक्त आवेश पाए जाते हैं वह एक मूल इकाई, जिससे हम लोग मूल इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, उसी का पूर्ण गुणज होता है। स्मॉल ई जो होता है इसी का पूर्ण गुणज होता है। अभी इसमें हम लोग इसके पहले पढ़े हैं ये स्मॉल ई क्वांटीकरण में। अभी इसके प्रकृति में हम लोग पढ़ रहे थे कि क्वांटीकरण का मतलब ये हुआ, क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि प्रकृति में जितने भी मुक्त आवेश पाए जाते हैं वह एक मूल इकाई स्मॉल ई के पूर्ण गुणज होते हैं। और ये जो स्मॉल ई है यही मूल इलेक्ट्रॉन है और इसी के पूर्ण गुणज से आवेशों का निर्माण होता है। और जितने भी मुक्त आवेश पाए जाते हैं वे सभी के सभी इस मूल इकाई के पूर्ण गुणज होते हैं। और इसको तो कैसे किसी वस्तु के संपूर्ण आवेश को हम लोग प्राप्त करते हैं? तो एक फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई। Q बराबर N इंटू ई से हम लोग किसी भी निकाय के संपूर्ण आवेश को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जहां पर दोस्तों E जो है, E मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिसका मान 1.6 × 10 के पावर
माइनस का 19 गुलाम होता है, जो कि ऑलरेडी आपकी स्लाइड पर दे रखा है। ये स्मॉल ई का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम। और जहां n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, या इसे हम लोग मूल इकाई की संख्या भी कह सकते हैं। n जो है मूल इकाई की संख्या भी कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह सकते हैं। और E जो है मूल इकाई या मूल इलेक्ट्रॉन है, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम होता है। किसी भी निकाय या किसी भी वस्तु के संपूर्ण आवेश को प्राप्त करने के लिए हम लोग Q बराबर Ne फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप आगे देखते हैं। यहां से हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। बोर्ड के दृष्टि से या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से कूलाम का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अक्सर बोर्ड के एग्जाम्स में ज्यादातर कूलाम के नियम से संबंधित क्वेश्चंस देखे जाते हैं, और इस चैप्टर में आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के चैप्टर में कूलाम का नियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। कूलाम, वैज्ञानिक कूलाम कहते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो यह आकर्षण प्रतिकर्षण बल क्या है? अभी इसके पहले मैं आप लोग को बताया हूं कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करने का काम करते हैं, प्रतिकर्षित करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर प्लस धनावेश है और फिर इधर भी धनावेश है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात एक दूसरे से दूर भागेंगे। जबकि विपरीत प्रकृति के जब आवेश होंगे तो एक दूसरे के पास आने का काम करेंगे। तो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण के लिए वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया है, जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। आवेशों के आकर्षण या प्रतिकर्षण से संबंधित वैज्ञानिक कूलाम एक नियम का प्रतिपादन करते हैं, जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के नियमानुसार, वैज्ञानिक कूलाम के नियमानुसार कूलाम कहते हैं कि जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि जब दो आवेशों के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, अर्थात F, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है अर्थात F, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और फिर कहते हैं कि जो ये बल है वह उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम अपने नियम में, कूलाम के नियम में एक्सप्लेन करते हैं। कूलाम कहते हैं कि आवेशों के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वह दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और फिर उसी बात को कहते हैं कि उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इन दोनों समीकरणों को हल करने पर प्राप्त होता है कि जो बल है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है Q1 Q2 अपान R² के। ये कूलाम के नियमानुसार है। और जब हम कूलाम के नियमानुसार जब ये समान अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहां पर एक नियतांक आता है जिसका मान 9 × 10⁹ होता है। तो आप इसके बाद लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। ये है कूलाम के नियमानुसार बल का सूत्र। कूलाम के नियमानुसार यह बल का सूत्र है जो कूलाम अपने नियम के अनुसार इसका प्रतिपादन किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगली स्लाइड से देखते हैं। तो यहां पर अभी हम लोग कूलाम के नियम के बारे में समझे हैं। आगे अगले स्लाइड से हम लोग देखते हैं कि सदिश समीकरण और महत्वपूर्ण निष्कर्ष। तो सबसे पहले ये सदिश समीकरण क्या है? तो बल वह सदिश राशि है, अतः इसकी दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। मतलब कि ये जो बल हम लोग निकाले हैं, कूलाम के नियमानुसार जो बल हम लोग निकाले हैं, उसकी दिशा देखिए आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसके दिशा में ही जो बल उत्पन्न होता है उसकी दिशा होती है। और आप सब जानते हैं कि बल एक प्रकार का सदिश राशि है। तो फिर बल का दिशा क्या हुआ? आवेशों के बीच में अगर बल एक सदिश राशि है तो आवेशों के बीच में बल का दिशा क्या हुआ? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसी के अनुदिश बल इस बल का दिशा होता है। ठीक। और आगे देखते हैं कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीयक नियम का पालन करता है। कूलाम का जो नियम होता है वह न्यूटन के गति के तृतीयक नियम जो कि एक्शन रिएक्शन का नियम होता है उसका अनुसरण पूरी तरह से करता है। एक बात और याद रखेंगे कि जब चार्जेस का धनावेश और ऋणावेश चेंज होता है तो बल की दिशा भी चेंज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगले स्लाइड से कि यहां पर अब हम लोग पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, आसानी से इसको समझेंगे। तो बहु आवेशों के बीच बल, सबसे पहले बहु आवेशों के बीच बल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, जब एक से अधिक आवेश उपस्थित होते हैं तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसको फिर से समझेंगे ध्यान से कि इसका मतलब क्या है। इसको जनरलाइज करते हैं दोस्तों। तो जनरलाइज में ये देखते हैं, हाँ, तो बहु आवेशों के बीच बल, जब एक से अधिक आवेश उपस्थित होते हैं तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। सपोज दैट एक आवेश यहां पे है और एक यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है और एक यहां पे है 5 और एक यहां पे है 6। ये 6 आवेश हैं। एक सिस्टम में 6 आवेश स्थित हैं। अब इस पर लगने वाले जो बल है अन्य आवेशों द्वारा इस आवेश पर जो लगने वाला जो बल होता है वह अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए जाने वाले अलग अलग बलों के योगफल सदिश योगफल के बराबर होता है। मतलब कि ये जितने भी आवेश जितने भी बल लगाएंगे इन सभी बलों को जब हम ऐड करेंगे तो Q1 आवेश पर लगने वाले परिणामी बल की मात्रा हमें प्राप्त हो जाएगी। इसे ही हम लोग कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या निष्कर्ष निकला? जब ढेर सारे आवेश एक निकाय में स्थित होते हैं तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल
अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए जाने वाला अलग अलग बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है, जिसे हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। और आप लोग आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 ये 6 प्रकार 6 आवेश हैं। और Q1 पर जो लगने वाला आवेश है, इन सभी आवेशों द्वारा जो बल अलग अलग बल लगाया जाएगा उन सभी के सदिश योगफल के बराबर होगा। ठीक दोस्तों, तो आगे हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्र क्रिया क्या है कि इन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तीसरी आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। स्वतंत्र क्रिया किन्हीं दो आवेश के बीच लगने वाला बल तीसरी आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। मतलब अगर कोई दो आवेश हैं, उनके बीच में बल लगा हुआ है, तो तीसरे आवेश की उपस्थिति का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे ही हम लोग स्वतंत्र क्रिया कहते हैं। मतलब स्वतंत्र क्रिया क्या है कि दो आवेशों के बीच जो लगा हुआ बल है वह किसी अन्य आवेश की उपस्थिति से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे हम लोग स्वतंत्र क्रिया के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर सदिश योग देख सकते हैं कि परिणामी बल निकालने के लिए बलों का सदिश योग किया जाता है। मतलब किसी भी निकाय के किसी एकांक आवेश पर लगने वाले संपूर्ण बल को प्राप्त करने के लिए हमें सदिश योग का उपयोग किया जाता है, अर्थात सदिश योगफल से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं अगले स्लाइड से देखते हैं। अब यहां तक हम लोग स्पष्ट रूप से आवेशों के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, आवेशों के प्रभाव, क्षेत्र का मान। मतलब विद्युत क्षेत्र के बारे में देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसके बारे में सुनते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश स्थिर वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें जब हम किसी अन्य आवेश को लेकर जाते हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगता है। तो उस आवेश के चारों ओर का जो वह क्षेत्र है उसे ही हम लोग विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। जैसे सपोज दैट यहां पर एक आवेश है, आपको बनाकर दिखा रहे हैं। जैसे यहां पर एक आवेश है, तो सपोज दैट ये आवेश है, एक धन परीक्षण आवेश है और इसके चारों ओर का यह फील्ड है। यह एक फील्ड है, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है, इसका एक रेंज होता है। जब इस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को, सपोज दैट यहां पे हमने किसी अन्य आवेश को लेकर आया, तो जब हम इस अन्य आवेश को इसके क्षेत्र में लेकर आते हैं तो इनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव होने लगता है। दोनों धन परीक्षण आवेश है तो दोनों प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। तो जब किसी आवेश के चारों क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लेकर आते हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो इस आवेश के चारों ओर के इस क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। समझ गए दोस्तों? आगे देखते हैं अब विद्युत क्षेत्र क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तो हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग समझेंगे कि एकांक धन परीक्षण पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जैसे जब हम लोग किसी धन परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं तो उस पर एक बल लगता है। जैसे कि जब हम एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि जब
किसी विद्युत क्षेत्र को, जब किसी धन परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो वह एक बल का अनुभव करता है, तो उस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल और वह धन परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, अगले स्लाइड से हम लोग देखते हैं कि यहां पर हम पढ़ेंगे अब बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, R बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बारे में ध्यान से समझेंगे। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र, जैसा आप अभी सूत्र में हम लोग पढ़े हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वह लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। अब यहीं से हम लोग निकालेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे? तो आप यहाँ पे जानते हैं कि ये जो F है वह आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल है, जिसका फार्मूला अभी पीछे हम बताया हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और पूरे के अपान में क्या है? Q है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये Q है, इस Q से एक Q कट जाएगा, Q से एक Q कट जाएगा, तो प्राप्त क्या हुआ? प्राप्त हुआ E बराबर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। यह किसी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने का सूत्र है। किसी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने का यह सूत्र है, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर है। यहां से आप कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह विद्युत क्षेत्र की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात E is directly proportional to 1/R स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी इस स्लाइड पे आपको लिख रखा है। मतलब कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है दूरी उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं हम लोग। ये लास्ट स्लाइड है, यहां से देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए वैद्युत चुंबकीय बल रेखाओं का उपयोग किया जाता है। वैद्युत चुंबकीय बल रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? जैसे कि ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक और निष्कोण वक्र है। काल्पनिक और निष्कोण वक्र है। जैसा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है या वैद्युत बल रेखाएं क्या है, तो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए काल्पनिक और निष्कोण वक्राकार रेखाएं होती हैं, जिन्हें हम वैद्युत बल रेखाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर से समझेंगे एक बार कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है। वैद्युत बल रेखाएं किसी भी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए काल्पनिक और निष्कोण वक्राकार रेखाएं होती हैं, जिसे हम लोग वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और ये उत्पन्न कहां से होती हैं? तो ध्यान से देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से उत्पन्न होकर ऋणावेश की तरफ जाती हैं। मतलब कि यहां पर कोई धनावेश है और यहां पर कोई ऋणावेश है, तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होगी और ऋणावेश पर जाकर समाप्त होंगी। ऐसे
धनावेश से उत्पन्न होती है और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है, और ये चारों तरफ निकलती हैं यहां से यहां तक। जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं। एक बात याद रखेंगे कि जो धनावेश होता है उसमें वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ होती हैं, और जो ऋणावेश होता है उसमें वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। अर्थात वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल करके ऋणावेश में जाकर समाप्त हो जाती हैं, जो कि यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से बनाए हुए हैं। यहाँ पर धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जा रही हैं। यह बाहर से भी आती हुई प्रतीत होती हैं या फिर आती भी हैं, ठीक। और यहाँ से ये बाहर निकल जाते हैं यहाँ पे ऐसे। और आगे देखते हैं कि क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। मतलब कि जो वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा पर, किसी भी वैद्युत बल रेखा पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वह स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। तो ये था दोस्तों कक्षा 12वीं के फिजिक्स का पहला अध्याय, जिसका नाम वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है। इसके बारे में यह सेशन था, तो जिसके बारे में हम लोग बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से समझे हैं। बाकी अन्य चीजें अगले सेशन में और अगले क्लास में देखा जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ऐसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।